हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी रजे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो उस टॉपिक में हमने आज पढ़ना है कि जो फ्रांस का सम्राट था उसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने के लिए किन किन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया था। ठीक है जी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी कैसी थी, कि जो लुइस 16 था, ठीक है जी, उसको फ्रांस का सम्राट बनाया गया जी। पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सिर्फ 20 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी। और जिस टाइम लुई 16 को फ्रांस का सम्राट बनाया गया था उस टाइम जो फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो कैसी थी। जो फ्रांस का खजाना था, मतलब वो एम्प्टी हो चुका था, खाली हो चुका था। उसके अपने कुछ रीजंस थे, ठीक है जी, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16, उसने क्या किया जी, कुछ लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए गए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि लुई 16 ने किन किन लोगों के ऊपर टैक्स लगाए थे। ये ऑलरेडी रजे आप पहले पढ़ चुके हो कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, वो डिवाइड की हुई थी। उन्होंने 3 स्टेट में उन्हें क्या किया हुआ था जी, डिवाइड किया गया था फ्रांस की सोसाइटी को। ठीक है जी, वो 3 स्टेट आप इस डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक पे जी। फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे वो लोग थे जी क्लर्जी। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी। थर्ड स्टेट में आ जाते थे जी, जैसे बिग बिजनेसमैन आ गए, मर्चेंट्स आ गए, कोर्ट ऑफिशियल्स आ गए, ठीक है जी, पीजेंट्स आ गए, आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। ये कौन थे जी, ये सारे के सारे थर्ड स्टेट के लोग थे। तो आज हमने राजे यही पढ़ना है कि इन तीनों स्टेट में से किस स्टेट के लोगों को टैक्स पे करने के लिए कहा गया था। ठीक है जी, जैसे कि फिगर 2 आप ऑलरेडी देख चुके हो। फिगर 2 में मतलब ये दिखा रहे हैं कि हाउ मैनी सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third estate. The member of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth, and the most important of these was exemptions from paying taxes to the state. The nobles further enjoy feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in the house and fields, to serve in the army, और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। तो रजे इसमें जैसे फिगर 2 में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि जो फ्रांसीसी समाज था, ठीक है, जो फिगर 2 है वो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसकी वर्ग व्यवस्था को दर्शा रहा है। इसमें आप और देखो जी, आपको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि जो पूरी आबादी थी फ्रांस की, जो टोटल आबादी थी उसमें से लगभग 90% क्या थे जी, किसान थे। लेकिन 90% हम किसान, हर एक उस इंसान को रजे हम किसान नहीं कहेंगे। कि आपको लगेगा कि किसान हम उनको कहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है। नो, किसान रजे हम उन्हें भी कह सकते हैं जो किसी की ज़मीन के ऊपर कल्टीवेटेड कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो क्या है, पूरी आबादी में लगभग क्या क्या थे जी, मतलब कितना क्या था काम, वो क्या करते थे, 90% लोग क्या थे जी, किसान थे। लेकिन अगर ज़मीन के मालिकों की अगर हम बात करें, लेकिन जो ज़मीन के मालिक थे रजे वो किसानों की संख्या क्या थी, बहुत कम थी। ठीक है, किसान फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 90% क्या थे, किसान थे। बट अगर हम बात करें, लेकिन जो ज़मीन के मालिक थे उन किसानों की संख्या क्या थी जी, बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पे जो कुलीन का अधिकार होता था, कुलीन मतलब क्लर्जी, चर्च का राइट होता था, जहाँ तीसरे स्टेट के उन लोगों का अधिकार था, उन लोगों का राइट था रजे जो क्या थे, अमीर थी। ठीक है, जो पहली 2 स्टेट्स थी जैसे क्लर्जी और हम नोबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। जो पहली 2 स्टेट थी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ क्या थे रजे, विशेष राइट मिले हुए थे। वो विशेष राइट क्या थे जी, जन्मजात मिले हुए थे। मतलब
कहने का मतलब ये है कि जन्म से ही उन्हें कुछ राइट मिले हुए थे कि जिनके लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, जो उनके दादे परदादों की एक तरह से जागीर थे वो उनके लिए। ठीक है। और इस तरह से मतलब जो उनको जो ये विशेष राइट मिले हुए थे, और इनसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या था राजे? देखो, एक तो ऑलरेडी वो पहले से ही अमीर हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग पहले से ही अमीर हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि उन्हें जन्मजात से विशेष राइट मिले हुए थे। अब वो विशेष राइट क्या थे जी? अब वो विशेष राइट ये थे कि जो स्टेट को दिए जाने वाले टैक्स थे उनको उनसे क्या मिली हुई थी जी? छूट मिली हुई थी। ठीक है। जैसे इसने लुई 16 ने टैक्स लगा दिए थे ना, टैक्स किनको लगाने चाहिए? जो टैक्स पे कर सकते हैं। कहने का मतलब है फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स लगाने चाहिए थे, लेकिन वो क्या था जी? उनको कुछ विशेष राइट मिले हुए थे जन्मजात, जिसे हम कहते हैं ये तो उनकी हेरिडिटरी कह सकते हैं राइट मिले हुए थे उनको। और उस राइट में क्या था जी? उस राइट में ये था कि जो ये टैक्स हैं स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं, उन टैक्सों से उन्हें क्या थी जी? छूट मिली हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा और क्या था जी? जो जो विशेष अधिकार थे, और जो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो इनको विशेष राइट मिला हुआ था, वो विशेष राइट क्या था जी? कि जो ये कुलीन वर्ग के लोग थे, ठीक है, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। मतलब विशेष अधिकार, सामंती विशेष अधिकार क्या होते हैं राजे? सामंती विशेष अधिकार वो होते हैं जैसे सामंत नहीं होते। सामंत का मतलब होता है जो मतलब कि किसानों से जो टैक्स वसूल करता है उसे सामंत कहते हैं। तो उन्हें वो राइट मिला हुआ था कि जो किसान हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं बेचारे, उनके ऊपर टैक्स लगा दिए जाते थे। और वो टैक्स कौन वसूल करते थे जी? ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जिन्हें विशेष अधिकार मिले हुए थे। ठीक है। तो बेचारा देखो, सामंत का मतलब क्या होता है? सामंत का मतलब होता है कि अपने आप को एक उच्च दर्जे का वो इंसान समझता था। तो इस तरह से जो किसान था बेचारा, वो अपने स्वामी की मतलब कि जो भी ये सामंत थे उसकी सेवा में लगा रहता था। ठीक है जी। उनके घर का काम करना, उनके खेतों का काम करना, उन्हें सैन्य सेवाएं देना, मतलब सैनिकों, ज़्यादातर सैनिकों की संख्या में भी वही लोग होते थे। और सड़कें बन रही हैं, सड़कों के निर्माण में उनका कोऑपरेट करना, सहयोग करना, मतलब ये सारा कुछ करने के लिए जो ये किसान थे वो क्या थे जी? मजबूर थे, उनको करना पड़ता था। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी द चर्च टू द एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स called the tithe, and from the peasants, the finally all members of the third state had to pay tax to the state, and these included a direct tax called the tithe and a number of indirect tax which were levied on articles of everyday consumptions like salt or tobacco. The burden of the financing activities of the state through tax was borne by the third state alone. इसके अलावा राजे चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा वसूल करती थी, जिसे हम कह सकते हैं जी, जिसे हम टाइद कह सकते हैं। ठीक है जी। जो चर्च बनी हुई थी, देखो चर्च भी किसानों से क्या करती थी? एक टैक्स का एक हिस्सा क्या करती थी जी? जिसे हम टाइद कहते थे, धार्मिक कर के रूप में जिसे जाना जाता है, एज ए रिलीजियस टैक्स के रूप में जिसे जाना जाता है। ठीक है जी। टाइद हम उसे बोलते हैं। टाइद का मतलब होता है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक टैक्स होता है। जैसे किसानों को मान लो जितनी भी वो पैदावार कर रहे हैं, अपने फसलों की जितनी भी पैदावार कर रहे हैं, उस पैदावार का 10वां हिस्सा उन्होंने किनको देना होता था जी? चर्च